ओके, तीन मेन चीज़ है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। ये तीनों का ऑडियो नहीं आ रहा क्या? सुन ना, हाँ हाँ बोल। पॉसिबल रिकॉर्ड करना है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ आवाज़ आ रहा है ना मेरा? हाँ आ रहा है। ओके ठीक है, तो तीन तीन मेन चीज़ है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स हमारे सिलेबस में, पर फिर भी मैम ने जो बेसिक पूरा सेल का अंदर का समझाया है, ये सब है। एक मिनट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब। इसमें मेन सिर्फ तीन ही चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले जो सेल में है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, वो सबको पता है। उसके बाद क्या होता है कि डीएनए, कहाँ से समझाऊँ यार स्टार्ट? ओके, उसके अंदर डायरेक्टली डीएनए नहीं होता, ये ऐसा क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उस क्रोमोसोम को एक मतलब बहुत टाइटली पैक्ड स्ट्रिंग होती है। वो स्ट्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वो डीएनए निकलता है, और वो डीएनए को भी, और वो भी बहुत टाइटली पैक्ड होता है, और उसको भी हम ज़्यादा खींचेंगे तो वो जीन निकलता है। तो क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, वो तीन एक ही है, बट वो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत टाइटली पैक्ड है और एक उसको खींच खींच के रखा है। तो इतना ही है। उसके बाद ये उसमें भी ए टी जी और सी वैसे सीक्वेंस है। ये चार केमिकल्स है अलग अलग, और ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाता है, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अभी डीएनए को जब हम, ये डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए, उसको जब हम स्प्लिट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड हीलिक्स में या फिर सिंगल स्ट्रैंड में, तो वो आरएनए बनता है। और उसके बाद हाँ, आरएनए आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, और पूरा एक फ्लो है। डीएनए खुद को जब रेप्लिकेट करता है, जब सेल डिवीजन होता है तो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें कि, एक मिनट, हाँ, ये सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में बहुत टाइनी टाइनी स्पोर्स होते हैं। उसके अंदर जब क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर, और उस वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए स्प्लिट होता है और सिंगल स्ट्रैंड बनता है। उसका पूरा एक वीडियो है जो मैम ने दिखाया था। वो सिंगल स्ट्रैंड इस पोर के अंदर से बाहर आता है, और यहाँ पे एक और एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल जो होता है, वो राइबोसोम, राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम। ये रहा, ये सेल के अंदर ही होता है ये भी। तो राइबोसोम ये आरएनए के साथ रिएक्ट करता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है, प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, आरएनए और डीएनए, अरे सॉरी, आरएनए और राइबोसोम मिलकर। और ये प्रोटीन की जो सीक्वेंस होती है वो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं उसके, एक मिनट, उसके अल्फाबेट्स ये रहे, ये ARNDCQEGHILK, ये सारे अलग अलग टाइप के 20 अमाइनो एसिड्स है, वो प्रोटीन सीक्वेंस को डिनोट करता है, ये 20 अमाइनो एसिड्स। और ATGC जो है उससे हम डीएनए, ये रहा डीएनए, ATGC से डीएनए सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। इतना समझ आ गया? हाँ ओके। उसके बाद हाँ, ये जो पूरा जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। अब ये जैसे मैंने पहले बोला कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीनों सीक्वेंस ही काम के हैं हमारे एनालिसिस के लिए। उसके बाद और क्या था,
ये सारे मैंने सॉफ्टवेयर के नाम लिखे थे जब मैम ने बोले थे, और ये सारे डेटाबेसेस है। NCBI, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 7th वाला NCBI। उसके बाद एक मिनट, हाँ, सबसे पहले मैम ने बोला था कि जीनोम सीक्वेंस डेटाबेस को कंपेयर करना होता है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये NCBI पे पूरा जीनोम सीक्वेंस मिल जाता है, और इसका ही एनालिसिस करना होता है हमें। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वही DNA होता है, बट नाम अलग अलग है। ये फर्स्ट वाला जो है वो वुहान लैब से निकला था, वो वाला है। अब इसमें ना ये ट्रांसलेशन जो दिया हुआ है, ट्रांसलेशन करके वो पूरी सीक्वेंस दी हुई है, तो वो ट्रांसलेशन है ना, वो यही है, ये वो RNA से ट्रांसलेट करके प्रोटीन में वो कन्वर्ट करके वो पूरी सीक्वेंस दी हुई है कोरोना वायरस की। तो यहाँ पे पूरी प्रोटीन सीक्वेंस है, और नीचे ये नीचे जो है ट्रांसलेशन, यही है, और उसके नीचे ये है ओरिजिन। तो ये ATGC जो सीक्वेंस है ओरिजिन वाली, वो DNA सीक्वेंस है। इसमें अगर T को हम रिप्लेस कर देंगे U के साथ, तो वो RNA सीक्वेंस बन जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा है। ATGC ये 4 होते हैं DNA में, और अगर ये T को हम U के साथ रिप्लेस कर देते हैं, वो RNA सीक्वेंस बन जाता है। ये ऐसा ही है बस। और ये जो पूरा प्रोसेस है DNA से RNA और RNA से प्रोटीन, उसका एक वीडियो मैम ने बताया था यूट्यूब पे, प्रोटीन सिंथेसिस या DNA टू प्रोटीन इन 3D, ऐसा कुछ नाम है। वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो मैम ने लिंक शेयर किया है क्लासरूम पे, वो देख लेना, वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाँ, ये मैम ने एक्सरसाइज दिया था, एक्सप्लोर द जीनोम व्यूअर, वही NCBI पे जाओगे जो भी हेलो। नाम है। हाँ बोल। वो कल दिखाया था ना, वो दिखा ना उनको, क्या? उनको वो RNA कन्वर्ट होता है, DNA कन्वर्ट होता है ना RNA में, वो दिखा उन लोग को। वो यूट्यूब पे वीडियो है उसका। चैनल नेम बता देना हाँ, फिर। तो आज सही से दिखाया ना, थोड़ा देख। मतलब मैं वीडियो दिखाऊं वो? रुको हेलो। दिखा देता हूँ। हाँ बोल बोल। नहीं नहीं, तू दिखाया था ना कल हम लोग को, वैसे दिखा उन लोग को, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उनको। वो यही वो डायग्राम। DNA से RNA से प्रोटीन, वो दिखाया था ना तू। हाँ, डायग्राम करके वो दिखा उन लोग को। हाँ वही बोला ना मैंने, यही है। ये जो RNA निकला ना, वो राइबोसोम के साथ रिएक्ट करता है और प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन को हम ये उसका 20 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, उसे हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, बस उतना ही है। ये रहा वीडियो मैम ने जो सेंड किया था। यस सर। Here is a cell, the basic unit of all living.
ओके, और क्या है? और उसके बाद मैम ने बोला था कि ये सारे 20 अमाइनो एसिड्स है, उसको मेमोराइज करना है। वो मैं नहीं करने वाला, वो हम कॉपी करने वाले एग्जाम में। उसके बाद हाँ, ये MAOA करके मैम ने एक जीन बोला था। ये डीएनए को अगर हम सेपरेट करेंगे अलग अलग उसमें, जैसे यहाँ पे है, ये जीन, ये बहुत छोटे छोटे डीएनए को भी स्प्लिट कर देंगे ना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो जीन एक जीन बनता है। वो जीन बहुत छोटा होता है डेटा उसका, लेकिन वो कुछ डिनोट करता है हमारे सोशल बिहेवियर्स या फिर एग्रेसिव बिहेवियर्स, ये सब हमारे जीन्स में होता है। तो ये एक जीन है, कहाँ गया? हाँ, MAOA करके एक जीन है, वो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेशन इन ह्यूमंस, और उसको बताता हूँ। ये रहा, ये MAOA जीन है, NCBI पे मिल जाएगा, होमोसेपियंस का। बस, और उसके बाद हमें यही सब एनालाइज करना है कि कितने परसेंट A है, कितने परसेंट G है, कितने परसेंट T और C है। उसके बाद और क्या है? तो वो जीन में क्या एनालिसिस करना है? मतलब वो MOA जीन बताया ना अभी, हम्म, तो उसमें वो क्या मतलब वो जीन के अंदर क्या एनालिसिस करना है? हाँ, मैं वो बता देता हूँ, 1 मिनट। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये एक सीक्वेंस डाला है मैंने SARS-CoV-2 का पूरा, और वो सीक्वेंस का अगर हमें एनालिसिस, ये बहुत बड़ा सीक्वेंस है, ठीक है। अब मेरे को एनालाइज करना है कितने परसेंट A है, कितने TGC, कितना सब, कितना कुछ है। तो उसका एक सिंपल इफ एल्स लूप है। अगर वाइट स्पेस मिल रहा है उसको बीच में जैसे ये स्पेस है, तो ये मिल रहा है तो उसको भी गिन रहा है, और ये फिर कैलकुलेट कर रहे हैं हम परसेंटेज। अब इसका ये 829% है, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। वो बायोलॉजिस्ट को पता चलता है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, ये सब वो बहुत डीप में है, वो हमारा वो नहीं है सब्जेक्ट। उसके बाद ये प्रोटीन सीक्वेंस है सेम कोरोना वायरस का, और उसमें ATGC नहीं है, वो 20 अमाइनो एसिड्स है, उसका एनालिसिस किया है। तो पहले एक डिक्शनरी बना दी मैंने कि कौन सा अमाइनो एसिड का क्या, ये कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट होता है। उसके बाद ये कलेक्शन का लाइब्रेरी है जो काउंट करेगा कि कितने बार कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो सिंपली वो सीक्वेंस को मैंने काउंटर फंक्शन में पास कर दिया, और ये रहा L जो L फॉर क्या है, ल्यूसिन। तो ये L इतने टाइम्स है, 661, और उन सबको टोटल लेंथ प्रिंट करा दी सीक्वेंस की, और ये अच्छे से प्रिंट किया है नेक्स्ट लाइन में। और हाँ, ये फुल फॉर्म के साथ प्रिंट करवाया एक बार। और हाँ, इसके सबके परसेंटेज कितने, तो L 9.3% है, और ये 1% है W। जो W है वो T पर से कुछ नाम था उसका, ट्रिप्टोफैन। तो ऐसा ही, बस इतना सिंपल है, इतना ही करना है हमें। मैम ने बोला था कि तुम खुद प्रोग्राम बनाना, तो बना दिया एक। आया समझ में? हाँ। अच्छा, मतलब एनालिसिस में इतना ही करने का है? इतना ही करना था। अरे हाँ, इतना ही है, इतना ही है। अच्छा, ओके। वो मैम इतना सारा वो अलग अलग डेटाबेसेस बताती है, वो फिर NCBI बताती है, फिर वो यूनिप्रोट, और बहुत सारे हैं। और
ये फबिया क्यों हंस रही है? मेन चीज यही है कि हमें डिक्शनरी वगैरह फॉर लूप बनाने का, इतना ही। हाँ हाँ इतना ही है बस। अरे क्या बोल रही थी मैम, कितना कंफ्यूज की थी। हाँ मैम ने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया है। ग्रुप तो ये- करती है मैम कुछ लेटर्स को, तो फिर वो क्या होता है? हाँ वो भी बता देता हूँ। तो ये तो सब लेक्चर्स अटेंड करके ही समझा है क्या कि देखो आता था? नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को बायोलॉजी का बीबी नहीं आता था, ये साइटोप्लाज्म डीएनए कुछ भी नहीं आता था। मैंने सारे रिकॉर्ड करके रखे थे लेक्चर्स। फिर वो 2 रात बैठ के पूरा सुन लिया सब वापस, और ये सारे प्रोग्राम लिख दिए। और मैम को निकालो, राज बेसिक को बायोलॉजी रखो। पहले तो समझ यूट्यूब से, हाँ, उसके तो बाद ये प्रोग्राम, देखो अपॉइंट कर लेते हम लोग टीचर, फालतू में ये लोग उसके पैसा बाद लेते इतना। ओके तो अब वैसे ये मेरे को बता तेरी दो। नोट्स चाहिए रहेगी। हाँ ठीक है, भेज दूंगा बाद में। हाँ ये एग्जैक्टली आद्या जो बोल रही है ना वही करती है मैम। नेक्स्ट ये रहा, डीएनए से प्रोटीन में जब वो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। वो सेल में होता है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हमें उसका भी प्रोग्राम बना सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ATGC, ये 4 लेटर्स होते हैं, ठीक है। बट ये यू क्या होता है, मैंने बोला था टी को अगर रिप्लेस कर दे यू से तो आरएनए बन जाता है। और प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये यू जो है, यू जिस भी सीक्वेंस में आएगा वो आरएनए का सीक्वेंस है। तो ये यू है, मतलब उस अगर सीक्वेंस में ये 3 लेटर्स मिले तो उसको एफ टाइप के एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आरएनए सीक्वेंस एफ एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कोड, ये पूरा डिक्शनरी बनाया है। वो मैम ने बोला था, एक चार्ट दिखाया था, वो बहुत लोगों को समझ आ गया था। बट वो उसका लार्जर बिगर पिक्चर नहीं समझ आया था वो क्या कर रही है मैम। बट ये मैम ने चार्ट बताया था तो सबको समझ आ गया था। ओके उसके बाद हाँ, सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस है, ये रही सीक्वेंस ATA, ये डीएनए सीक्वेंस है। तो मैं डीएनए सीक्वेंस का डेटा ले रहा हूँ, उसको फिर मैं एक फंक्शन है ट्रांसलेट। तो ये ट्रांसलेट फंक्शन में सबसे पहले मैंने डिक्शनरी डिफाइन किया, और फिर मैं सीक्वेंस में जहाँ जहाँ पे भी स्पेसिस है, वाइट स्पेसिस, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ रिप्लेस फंक्शन से। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी टी है, डीएनए सीक्वेंस है तो टी होगा, उसको मेरे को आरएनए सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, तो टी को यू के साथ रिप्लेस करना होगा। तो पूरा डीएनए सीक्वेंस आरएनए सीक्वेंस में कन्वर्ट होगा। ये रहा, कमेंट में डाला है। उसके बाद प्रोटीन का अलग से वेरिएबल बनाया है, उसको नल, अभी तो नल स्ट्रिंग है उसमें। उसके बाद ये पूरी सीक्वेंस को वो देखेगा कि 3 लेटर्स में वो क्या बोलते हैं, डिवाइड होती है कि नहीं। हाँ, तो अगर डिवाइड होती है तो वो अंदर फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में चलेगा 0 to जो भी लेंथ है सीक्वेंस की, और 3 में स्प्लिट हो जाएगी। और वो जो 3 में स्प्लिट होगी उसको वो चेक करेगा कि कौन सा ये डिक्शनरी वैल्यू है। और स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड डिक्शनरी में जो भी वैल्यू होगा वो रिप्लेस कर देगा। फॉर यू मिला तो एफ से कर देगा। अब ये पहली 3 जो है ATT, तो AUU बन जाएगा पहले तो AUU कहाँ पे है, ये रहा। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आई में, तो सबसे पहले आई है। वैसे ही ये बीच में जो स्टॉप आया है वो ये रहा, ये स्टॉप, ये सारी ये जो 3 है वो स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। बस तो ये चार्ट हमें याद नहीं रखना है, ये मैंने उठाया है गूगल से और ये कोड लिख दिया। ये कोड भी मिल जाएगा तुम लोग को Geeks for Geeks पे, और मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है इसको बस। समझा इतना? हाँ, तो इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है, इतना ही है। और एक है मॉलिक्यूलर वेट्स, ये भी मैम ने बोला था, इसका भी प्रोग्राम बनाना है तुम्हें। मैम ने जो वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ना हमको, फिर हमें एक प्रोग्राम बनाना है या कुछ भी एप्लीकेशन बनाना है। वो मुझे लगता है यही सब है, बट उसका अच्छे से एप्लीकेशन बनाना है, GUI वो सब बनाना होगा शायद, पता नहीं, बट बेसिक प्रोग्राम्स यही होंगे। तो ये सब शायद प्रैक्टिकल में भी आएगा। हाँ प्रैक्टिकल में आएगा, क्योंकि मैम ने बोला था ना प्रैक्टिकल में यही सब है, एक बार बोला था। ओके तो वो ये करा क्यों नहीं रही है प्रैक्टिकल में सब? इसमें तो पाइथन कुछ होगा भी अरे नहीं। वो बायो बैकग्राउंड के, हाँ, तो उनको नहीं आता कोडिंग। हाँ उनको नहीं आता कोडिंग। वो पर्ल कुछ बोल रही थी बीच में मैम,
पर्ल यूज करना है। हाँ पर्ल यूज करना है, लेकिन शायद हमें पाइथन में ही करना होगा। और वो एक और वो वेबसाइट पर जाके दो सीक्वेंस को कंपेयर करती है ना हाँ बार बार। ब्लास्ट हाँ ब्लास्ट वो ब्लास्ट करती है, वो सब हाँ क्या? वो बता ना हाँ एक वो बार भी देख blast होता है वाला। बता हाँ वो दे, बताता हूँ। इससे नहीं होता है। हाँ वो बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ कि ये क्या वो ट्रांसलेशन ही है ना। कौन सा ट्रांसलेशन आदिया? ब्लास्ट वाला नहीं, ब्लास्ट वो दोनों सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सार्स को 2 वायरस का डीएनए सीक्वेंस और कैमल कोरोना वायरस का डीएनए सीक्वेंस, वो दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में कितना सिमिलरिटी है। और वो भी ब्लास्ट में वो भी करते हैं कि 2020 में जो पहला कोरोना वायरस मिला था और अभी जो वेरिएंट चल रहा है उन दोनों की सीक्वेंस में कितना डिफरेंस है, वो भी हम करते हैं ब्लास्ट में। हाँ पर पहले ये मैम ने बोला था मॉलिक्यूलर वेट्स, तो ये मैम ने बोला था बायो पाइथन करके एक लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करना। उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट्स है वो फॉर एग्जांपल आई फॉर कौन सा अमाइनो एसिड होता है मैं भूल गया, देखना पड़ेगा यार। आई फॉर कहाँ गया यार? हाँ आइसोल्यूसिन। तो जो आइसोल्यूसिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट जानना है, तो वो है 131.1729। वो ये प्रोटीन एनालिसिस करके जो फंक्शन है वो मिल जाएगा ये बायोपाइथन में ही। ये उसका वो है फ्रॉम bio.sequenceutils.protparam import प्रोटीन एनालिसिस। ये फंक्शन यूज किया है आई का एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए, तो वो मिल गया। फिर मैम ने बोला था सिर्फ इतना नहीं करना है, पूरा अगर कोई सीक्वेंस देगा बहुत बड़ा सीक्वेंस, मैंने इतना छोटा लिया है चेक करने के लिए कि प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। वो सीक्वेंस को पास करते ही कैलकुलेट करना टोटल वेट, मतलब आई का 262 आ रहा है। क्योंकि पहले आई का तो 131 है, तो सिंपल है कि आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ये सीक्वेंस में। यहाँ पे ये कलेक्शन काउंटर लाइब्रेरी से वो कैलकुलेट किया है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। प्रोग्राम समझाऊं कि तुम समझ गए लॉजिक? समझा दे। ओके तो ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, मैं फंक्शन में पास करवाया स्ट्रिंग। ये रहा फंक्शन सम मॉलिक्यूलर वेट, उसमें सीक्वेंस पास होगा। सीक्वेंस को जहाँ पे भी स्पेसिस मिलेंगे वो उसको हटा देगा और एक बार सीक्वेंस प्रिंट कर देगा। तो ये सीक्वेंस प्रिंट हो गई यहाँ पे। उसके बाद वो काउंटर वेरिएबल काउंटर फंक्शन यूज किया है, ये कलेक्शन लाइब्रेरी में मिल जाएगा। वो देखेगा कि स्ट्रिंग में कौन से वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से लेटर्स, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये काउंटर का प्रिंट हो गया कि वी जो है वो 4 टाइम्स, ये वाला अमीनो एसिड 4 टाइम्स प्रेजेंट है, एल इतने टाइम प्रेजेंट है, क्यू इतने टाइम प्रेजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक सेट बना दिया। ये पाइथन में सेट का ये सब कंप्यूटर वाले है क्या इधर? कोई है क्या? हाँ हूँ मैं। हाँ मतलब कंप्यूटर बिना के ये फिजिक्स और ये सब आद्या है एक। अच्छा वेरिएंट्स ढूंढने के लिए ओके ओके हाँ। तो ये सेट फंक्शन पता है ना तुम लोग को? हाँ मतलब जो भी उस वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनको बोल रहा हूँ मैं, उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ वो सेट में रिपीट नहीं होता है ना कोई भी। हाँ तो सेट जो होता है वो यूनिक ये काउंटर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कितने टाइम्स प्रेजेंट है, और सेट बनाता है कि कौन से यूनिक है। तो ये सारे यूनिक्स है आई एम वी, वैसे तो 20 है बट इधर कुछ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ही है। तो उसमें ये बहुत छोटी सीक्वेंस है इसलिए 12 ही है, बहुत ना 20 हो जाता है। तो यूनिक प्रिंट करवाता है। ये ऐसे प्रिंट करवाने के लिए नहीं करवाया है, ये काम आएगा। तो आई इन एस मतलब जो एस वाला जो है मतलब जो अपना यूनिक सेट है उसमें ML2 का पार्टनर मिल गया तेरे को। ओके जो आई इन एस है, हाँ तो जो मैं कहाँ था? ओके एस सेट हमने बनाया यूनिक सीक्वेंस का। फॉर जो भी यूनिक सीक्वेंस है उसको हम फॉर लूप में रन करवा रहे हैं। मतलब सबसे पहले उसको यूनिक सीक्वेंस मिली आई, तो
आई में और एक वेरिएबल का डिक्लेयर किया काउंट, जो काउंट करेगा मॉलिक्यूलर वेट्स, उसको अभी फ्लोट में डिक्लेयर कर दिया है। और जे इन सीक्वेंस, और ये जो पूरी सीक्वेंस है वो पूरी चेक करेगा कि कितनी बार आई आ रहा है। तो अगर आई इक्वल टू जे हुआ तो वो काउंट में ये जो प्रोटीन एनालिसिस और आई में वो आई पास होगा, ये वाला आई, और उसका मॉलिक्यूलर वेट ऐड करता जाएगा, और लास्ट में वो जब फॉर लूप के बाहर आएगा तो वो प्रिंट कर देगा कि आई इतने मिले, 262 मॉलिक्यूलर वेट उसका। फिर ये ऊपर वाले फॉर लूप में जाएगा, उसका नेक्स्ट यूनिक वैल्यू होगा एम, तो एम में फिर अंदर जे ये दूसरा फॉर लूप जाएगा जिसमें वापस पूरा सीक्वेंस पास होगा, और देखेगा कि उसको एम कितनी बार मिला, और वो फिर वापस ये काउंट 0 हो जाएगा, इसलिए एम का काउंट जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो वापस ऐड होता जाएगा, वैसे पूरी सीक्वेंस का हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया? हाँ हाँ समझ। ओके। अब ब्लास्ट, तो ब्लास्ट का भी एक कोड है। ये कोड सही नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। वो मैम ने आज वो पिछले लेक्चर में समझाया था कि उसके पीछे जो एल्गोरिथम होता है ना, मैट्रिक्स बनती है, वो मैट्रिक्स का नाम भी मैं भूल गया, बट पता है ना वो कि नहीं पता? हेलो? नहीं पता। ओके, वो मैट्रिक्स का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मेरे को मतलब ऊपर ऊपर से समझ आ गया है, पूरा डिटेल में नहीं समझा। तो क्या होता है कि दोनों सीक्वेंस को कंपेयर करना होता है। ये इसमें ये कोड समझाने के पहले मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो हाँ, ये पहले बेसिक है, ये लेक्चर का पार्ट है, तो मैम ने बोला था तो बता देता हूँ। ये NCBI जो है डेटाबेस है, वो अमेरिका का डेटाबेस है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इसे बनाती है या फंडिंग देती है। DDBJ जापान का है और ENA-EBI यूरोप का है। ये 3 डेटाबेस है जो जीनोम डेटा सीक्वेंस का डेटा कलेक्ट करते हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट है, और फॉर एग्जांपल सार्स कोविड वायरस पे ये NCBI काम कर रहा है, और उन्होंने उनके डेटाबेस में तो यूनिक वैल्यू होता है कि हाँ 1 नंबर का जो होगा, या फॉर एग्जांपल 100 नंबर का जो है सीक्वेंस, वो कोरोना वायरस का है। लेकिन इसमें ये अलग इसका डेटाबेस है, ये अलग सीक्वेंस नंबर देता है, ये अलग सीक्वेंस नंबर देता है। तो INSDC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि तीनों एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं ना, उसका एक अलग सीरियल नंबर क्रिएट करती है कि हाँ ये तीनों भले ही अलग अलग सीक्वेंस नंबर मेंटेन करते हैं, सीरियल नंबर, बट ये उन तीनों का क्या बोलते हैं, यूनिक आईडी देता है कि तुम तीनों एक ही पे काम कर रहे हो, बस नाम अलग अलग दे रहे हो, वैसा ही है। उसके बाद ये मैम बोलती रहती है अलग अलग, जीका वायरस का तुम जीनोम एक्सप्लोर करो, ये करो वो करो, डेंगू वायरस का करो। उसके बाद क्या है, हाँ ये ह्यूमन जीनोम जो होता है, जीनोम और DNA में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक ही क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम को अगर तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और DNA निकाल रहे हो उसमें से, तो वो उसको DNA बोलते हैं। लेकिन क्रोमोसोम टोटल 23 होते हैं। टोटल 23 होते हैं, ठीक है? तो ऐसे 23 जितने होंगे, ये 5 है, तो ऐसे टोटल 23 होंगे पेयर्स में। वो सबका अगर DNA एक्सट्रैक्ट करूंगा, हाँ ये सारे जो 23 होंगे वो एक ही सेल के न्यूक्लियस में होंगे। ये इसके अंदर ही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिल जाएंगे एक ही सेल में। तो उन सब का DNA एक्सट्रैक्ट करके तुम एनालिसिस कर रहे हो, तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। मतलब ये सब एक ही है, न्यूक्लियोटाइड बोलो, DNA बोलो, जीनोम बोलो, क्रोमोसोम बोलो, सब एक ही है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। तो इन सब का DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे क्रोमोसोम में से, तो वो जीनोम बन जाता है। और उन सब में टोटल न्यूक्लियोटाइड्स मतलब ये
ATGC का सीक्वेंस, तो टोटल ATGC कितने मिलेंगे वो, तो 3 बिलियन मिलेंगे। और एक जीनोम को हम सेपरेट जीन्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 20,000 जीन्स निकलेंगे। उसके बाद आ रहा है ना समझ में इतना? हाँ ओके। ये अलग अलग मैम देती रहती है डेटाबेस, जो एक जेन बैंक दे दिया था, यूरोप का दिया है। उसके बाद हाँ, ये यही चार्ट है मैम ने जो दिया था कि यू हो तो एफ वाले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ये टुवर्ड्स डेटा साइंस पे है, ये वाला कोड, ये वाला एक्सप्लेनेशन, डीएनए सीक्वेंस इनटू प्रोटीन सीक्वेंस, यही चार्ट यूज करके समझाया हुआ है। ये वाला चार्ट स्पाइरल में है, वो चार्ट सेम ही है। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन प्रोटीन, हाँ ये भी मैम ने बोला था याद कर लेना, ये कि ये नॉन पोलर है, पोलर है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, अनचार्ज है, चार्ज है, पर वो याद नहीं करने वाला मैं। फिर ये टूल दिया था PIMW, मॉलिक्यूलर वेट का टूल, ये भी गूगल कर लो तो मिल जाएगा। इस टूल में अगर जब हम कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस डालोगे ना, फॉर एग्जांपल QTGC डाल दिया और मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो वो टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 407.44। तो यही टूल है और हमें यही पाइथन में बनाना है। वो तो दिखा दिया मैंने पाइथन में। उसके बाद जीनोम सीक्वेंस डेटा स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ये मैम ने बोला था सीक्वेंस कंपैरिजन। तो बैट कोरोना वायरस, कैमल कोरोना वायरस, पेंगोलिन कोरोना वायरस, मर्स, ये चारों का कंपैरिजन किया था ब्लास्ट में कि और ब्लास्ट हमें खुद बनाना है शायद पाइथन में, बहुत डिफिकल्ट होगा वो टास्क, देखेंगे तब का तब। उसके बाद ये कंपेयर करने में पता चला था कि जो कोरोना वायरस सार्स को वायरस है वो बैट कोरोना वायरस से 98% मिलता है या 88% मिलता है, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ ये ब्लास्ट टूल जो है वो भी NCBI प्रोवाइड करती है। और प्रोटीन सीक्वेंस डिटर्मिनेशन और क्या है, प्रोट पैरम और शिमेरा, ये वो विजुअल सॉफ्टवेयर है वो प्रोटीन सीक्वेंस देखने के लिए। वो मैम ने एक बार दिखाया था ना कि कैसे दो प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं, स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का और दूसरा हमारा ह्यूमन प्रोटीन, कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये सब ये सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज दिया था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीन्स इन HIV वायरस, पिक अप एनी सिंगल जीन, कंपेयर विद अनदर वायरस। और ये पिग का इंसुलिन और ह्यूमन इंसुलिन के बीच में कितना सिमिलैरिटी है वो भी कैलकुलेट करने बोला था। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आता है सीक्वेंस में कि हमें सीक्वेंस फॉर एग्जांपल 2 सीक्वेंस दे दिए, वर्मी फॉर्म और फॉर्मेशन। तो हम इन दोनों सीक्वेंस को अगर इंडेक्स टू इंडेक्स कंपेयर करेंगे, मतलब V और फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट से, V को F से, तो मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 ही लेटर्स मैच हो रहे हैं, R और M। बट हमारा जो सीक्वेंस कंपैरिजन का जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम लेटर्स मैच होने चाहिए। तो हम कैसे वो दोनों को अरेंज करें, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन। कैसे अरेंज करें कि मैक्स टू मैक्स लेटर्स मैच हो। तो अभी मैं अगर वर्मी फॉर्म और फॉर्मेशन को ऐसे रखता हूँ इस फॉर्मेट में, तो F ये 4 लेटर्स कंपेयर हो रहे हैं, तो ये राइट वे है सीक्वेंस कंपैरिजन का। अब ये पाइथन में करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो पूरा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और ये ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा दिखा देता हूँ। VERMIFORM, और जहाँ जहाँ पे भी मिला वहाँ पे ऐसे ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस है उसमें बीच में कुछ और एक लेटर आ गया है T फॉर एग्जांपल, तो T मैच नहीं हो रहा यहाँ पे, और T फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इन दोनों के बीच में, तो T यहाँ पे आ गया, MIF
तो देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे मैच हो रहा है, और फिर वो एल्गोरिथम से पता चलेगा, स्कोर देता है कि कौन सा ज्यादा स्कोर है। सब हर जगह से कंपेयर करते हैं, सिर्फ ऐसे एंगल में नहीं, ऐसे एंगल में भी, ऐसे एंगल में भी। तो अप, डाउनवर्ड्स और डायगोनल, वो तीनों में फिर स्कोरिंग होता है कि कौन से, और फिर देखते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा स्कोर है, और फिर वो परसेंटेज दे देता है कि हाँ इतने परसेंट स्ट्रिंग मैच हो रही है। अब हाँ, ये समझाना था, वो मैंने ये समझाना ही था, ये मैट्रिक्स का मैंने सिंपल वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है ना, उसमें मैंने स्ट्रिंग कंपैरिजन करवाया था, वो नेचुरल लैंग्वेज का होता है। तो दिखा देता हूँ वो। स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो ये दोनों स्ट्रिंग में मतलब डीएनए सीक्वेंस लिए थे, और अब मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा सीक्वेंस लिया था, मतलब वायरस का है या किसका है पता नहीं। अब ये दोनों को इन दोनों में एक तो पहले स्पेसिस है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्पेसिस को भी देखना और वो सब देखना। बट एक NLTK करके लाइब्रेरी है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए है, और उन दोनों सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए सिर्फ ये स्मूथिंग फंक्शन है वो, और ये ब्लू स्कोर करके कुछ है वो, ये गूगल से उठाया मैंने। तो वो सीधा दे देता है कि 55% स्ट्रिंग मैच हो रही है, बस इतना ही है। और ये अगर हम लास्ट में देखें, पर ये राइट मेथड नहीं है, ये स्मूथिंग फंक्शन नहीं यूज करना है, हमें दूसरा एल्गोरिथम यूज करना है, जिसका मैम ने बोला था, उसका नाम भूल गया, लास्ट लेक्चर में बोला था। तो मैट्रिक्स वाला एल्गोरिथम है। ये कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है स्मूथिंग फंक्शन, वो मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में, पर हमें वो करना है। आया समझ में? ब्लास्ट वो ब्लास्ट में जो हम सीक्वेंस कंपेयर करवाते हैं ना, वो मैट्रिक्स वाला एल्गोरिथम यूज करता है, इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट है। समझ रहा है? ओके। हाँ, नीडल वंश जैसे भी उसको स्पेल करते हैं। उसके बाद ये, हाँ, फिर पूरा सीक्वेंस हमें कभी कभी मैं कंपेयर नहीं करना होता, एंड टू एंड इसको बोल, ग्लोबल में फॉर एग्जांपल ये दो सीक्वेंस है, ATGC। तो अगर हम यहाँ से इंडेक्स टू इंडेक्स कंपेयर करवाएंगे पूरे सीक्वेंस क्या सीक्वेंस को, तो उसे ग्लोबल अलाइनमेंट बोलते हैं। बट मुझे एक जीनोम सीक्वेंस का सिर्फ इतना पार्ट ही कंपेयर करवाना है, तो उसे लोकल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स है। उसके बाद ये एक्सरसाइज दिया था, कंपेयर हीमोग्लोबिन प्रोटीन सीक्वेंस टू ह्यूमन एंड रैट। और हाँ, ये भी मैम ने टास्क दिया था कि हाउ मच चेंज हैज अक्यूमुलेटेड ओवर 1.5 ईयर। सार्स कोरोना वायरस का जो जीनोम है, उसमें एक साल में कितना डिफरेंस आया है, कितना वेरिएशन आया है, वो चेक करना था। और वो बहुत इजी है, वो सीक्वेंस मिल जाएगा ये NCBI डेटाबेस में, NCBI के SARS-CoV-2 डेटाबेस में मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट जो है ना, NC045512, वो वुहान से निकला था, वो वाला है फर्स्ट। और ये जो OK285341 जो है, वो अभी का है 26, मतलब 2 दिन पहले का है, 26 सितंबर का है। तो वो दोनों को हम कंपेयर करवा देंगे, तो वो लास्ट में तो पता चल जाएगा कि कितना सिमिलरिटी है। ओके। उसके बाद और क्या है? हाँ, यही सब है कि डेटा टाइप, एक तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, DNA सीक्वेंस का हम कंपेयर करवाते हैं, और फिर प्रोटीन का, और एक जीनोम का जो कंप्लीट DNA सेट होता है उसका, ये 3 का ही हम सीक्वेंस कंपैरिजन करवाते हैं। उसके बाद ये भी एक टूल दिया था मैम ने, सीक्वेंस मैनिपुलेशन सूट, और उसमें भी यही सीक्वेंस कंपैरिजन होता है।
हाँ ये डॉट मैट्रिक्स एनालिसिस जो आज था कि लास्ट लेक्चर में डॉट मैट्रिक्स एनालिसिस और ये नीडलमैन और स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम करवाया मैम ने। वो मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन वो उससे ही हमें करवाना है, स्ट्रिंग कंपैरिजन उससे करवाना है। ये फॉर्मूला से स्कोर निकलता है कि जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो उतने ज्यादा परसेंटेजेस मैच हो रहा है। उसके बाद हाँ दोनों अलग अलग है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए अलग एल्गोरिथम है, और क्योंकि उसमें 4 ही लेटर्स है ATGC, पर प्रोटीन का जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए मैम ने ये चार्ट रिफर करने को बोला था, वो समझ नहीं आया मेरे को भी। पैम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, और वो उसके मदद से हम कंपेयर करवा पाएंगे सीक्वेंस को। और बस इतना ही है, इतना ही है। आ गया समझ में? कोई डाउट? नो डाउट, अच्छा पढ़ा है। थैंक यू। Kindly turn on your cameras. ये अरे तो सर कैसे आंसर लिखने बोल रहे हैं? जी भी बोल रहे हैं आजकल। क्या इकोनॉमेट्रिक्स वाले सर क्या बोल रहे हैं? आंसर अलग अलग तरीके से लिखने कुछ बोल